बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद फन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ना ज़रूरी है और उनको समझना ज़रूरी है कि हमारे पास फंक्शन क्या चीज़ होती है, उनकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे हम। इसके अलावा डोमेन, रेंज क्या चीज़ होती है, उन चीज़ों को पहले हम समझते हैं और उसके बाद अपने एक्सरसाइज 3.3 की तरह मूव करेंगे। जी स्टूडेंट, सबसे पहले जी हम डेफिनेशन जो देख रहे हैं वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, आपको नाम से नज़र आ रहा है प्रोडक्ट यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अब प्रोडक्ट किस चीज़ की हो रही है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जब हम दो सेट्स को लेते हैं जो कि नॉन एम्प्टी होते हैं, उन दो सेट्स की जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो उसको नाम दिया जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन प्रोडक्ट ऑफ दीज सेट्स आर कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मैंने सपोज करती हूँ। अच्छा, दूसरी एक बात क्या है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम करते हैं दो सेट्स की, तो आंसर्स जो हमें मिलते हैं, जो एलिमेंट्स मिलते हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिजल्ट में, वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास एक सेट मैंने सपोज किया A1 और 2 है, बी सेट मेरे पास A और B है। जब मैं इन दो सेट्स की प्रोडक्ट करती हूँ तो उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट कैसे होती है मैंने आपको बताया था, रिजल्ट हमने ऑर्डर पेयर मिलते हैं। फर्स्ट सेट जो कि ए का होता है, ठीक है, वो ए सेट है और जो सेकंड है हमारे पास बी सेट है। तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो हमने ए सेट का फर्स्ट एलिमेंट को बी सेट के दोनों एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करवानी होती है। 1 होता है ए के साथ, फिर 1 होगा बी के साथ। सेम इसी तरह फिर हम ए का सेकंड एलिमेंट लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं ए के साथ, फिर ये 2 मल्टीप्लाई होता है बी के साथ। जो हमें रिजल्टिंग एलिमेंट्स मिलते हैं ये हमारे पास ऑर्डर पेयर होते हैं। तो इसकी तरतीब में फर्स्ट एलिमेंट हमारा ए सेट का है और जो सेकंड एलिमेंट है हमारे पास ऑर्डर पेयर का, वो बी सेट से आता है। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है बाइनरी रिलेशंस। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हमने सपोज किया कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर ली है, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट से ऑर्डर पेयर जनरेट कर लिए हैं। इसी को एग्जांपल को हम आगे लेके चलते हैं, ठीक है। मैंने जब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो मेरे पास मुझे मिली है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के मैं जितने सबसेट्स बना सकती हूँ वो सबसेट्स कहलाते हैं बाइनरी रिलेशन, ठीक है। तो सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो भी मैंने दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट ली, उसके जो सबसेट्स होते हैं उनको बाइनरी रिलेशंस कहा जाता है। उसको डिनोट करते हैं आर से। अगर मेरे पास ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो मैं इसको सपोज करती हूँ कि मैं कोई भी दो बाइनरी रिलेशन बनाने जा रही हूँ, ठीक है। जितने भी बन सकते हैं, आपको पता है कि इसमें जितने एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 हम लेंगे तो 16 इसके सबसेट्स बन सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उनमें से क्या किया, कोई दो सपोज कर लिया एग्जांपल देने के लिए कि ये देखिए मैंने इसका एक सबसेट बनाया 1 और ए इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और दूसरा मैंने 2 और बी इसका एलिमेंट लिया। तो ये मेरे पास इसका एक सबसेट बन गया, एक बाइनरी रिलेशन है। सेम इसका मैंने एक और सबसेट लिया, देखिए 1 और बी, 2A और 2B, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी इसके 16 सबसेट्स बनते हैं, ठीक है, इस वाले एग्जांपल के केस में, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, बाइनरी रिलेशंस कहलाएंगे, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो भी सबसेट्स जितने भी बन सकते हैं उनको हम बाइनरी रिलेशंस कहते हैं। ओके नेक्स्ट, जब हम बाइनरी रिलेशन भी बना लेते हैं, नेक्स्ट तो हम मूव करते हैं कि डोमेन क्या चीज़ होती है और रेंज क्या चीज़ होती है। ओके, मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया, मैंने उसको कोई बाइनरी रिलेशन ले लिया। मैंने सपोज किया हमने इस बाइनरी रिलेशन को R1 को ले लेती हूँ, ठीक। अब मुझे कहा जा रहा है इस बाइनरी रिलेशन के आप डोमेन फाइंड करें। तो डोमेन क्या होती है, जो बाइनरी रिलेशन होता है, यानी जो बाइनरी रिलेशन हमने R1 मैंने सपोज किया है, इसके ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट्स को लेके जो सेट जनरेट होता है उसको बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन इज डिफाइंड एज द सेट, डोमेन ऐसे सेट को कहते हैं कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर ऑफ बाइनरी रिलेशन। जो कि ऑर्डर पेयर्स बने हुए हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट से जो सेट बनेगा वो मेरे पास डोमेन कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट। सेम इसी तरह जब मैं रेंज के बारे में बात करती हूँ तो रेंज हमारे पास क्या होती है, रेंज हमारे पास इसी तरह हम इसको भी फाइंड कर सकते हैं कि रेंज इज डिफाइंड एज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ द बाइनरी रिलेशन। मैंने वही बाइनरी रिलेशन दोबारा लिया, इस ऑर्डर पेयर के में जो बाइनरी रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर हमें रिजल्ट में एलिमेंट्स मिले हैं, इसका जो सेकंड एलिमेंट है उससे मैंने जो सेट जनरेट किया, सेकंड एलिमेंट
उसको कहते हैं रेंज। तो यहाँ पे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि रेंज और डोमेन में क्या फ़र्क है कि जो भी बाइनरी रिलेशंस हैं उसमें जो रिजल्टिंग ऑर्डर पेयर्स आते हैं, उन ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट को जब मैं पिक करके सेट जनरेट करती हूँ तो वो बन जाता है डोमेन। और उन्हीं ही सेम ऑर्डर पेयर्स के जब मैं सेकंड एलिमेंट को पिक करके जो सेट जनरेट करती हूँ वो मेरे पास कहलाता है रेंज। ओके, डोमेन और रेंज को अंडरस्टैंड करने के बाद स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं फंक्शन की तरफ। अब फंक्शन है क्या स्टूडेंट्स? अब हमने जो बाइनरी रिलेशन हमने लिया, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट थी A क्रॉस B, उसका मैंने कोई भी एक बाइनरी रिलेशन उठा लिया, कोई भी एक सबसेट ले लिया। अब मैं चेक करना चाहती हूँ क्या ये जो मैंने बाइनरी रिलेशन लिया है, क्या ये बाइनरी रिलेशन फंक्शन बनाता है या फंक्शन है या नहीं। ओके, मैंने प्रूफ करना है कि जो भी मैंने बाइनरी रिलेशन में सपोज करती हूँ तो वो फंक्शन है या नहीं। ठीक है, तो देखिए फंक्शन के लिए अब मैंने क्या करना होता है। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने A क्रॉस B, देखिए A सेट मेरे पास 1 2 एंड 3 है, B सेट मेरे पास A और B है। मैंने उसका पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? 1 A के साथ, 1 पहले फिर B के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 फिर A के साथ, 2 B के साथ, देन 3 A के साथ, 3 B के साथ। ये मेरे पास हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैंने इसका कोई भी बाइनरी रिलेशन ले लिया, यानी इसका मैंने कोई भी सबसेट ले लिया। ये देखिए मैंने इसी सबसेट में क्या ले लिया, 1A ले लिया, 2B ले लिया, 3B ले लिया। ठीक है, तो मैंने कोई एक इसका सबसेट उठा लिया। अब मैं चेक कर रही हूँ, सबसेट को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी रिलेशन बोलते हैं। बाइनरी रिलेशन को आप R का नाम दे, F का नाम, G का नाम, जो भी नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ सपोज किया F का नाम दे रही हूँ। ठीक है, मैं इसको तो मैं चेक करने लगी हूँ क्या ये जो मेरे पास बाइनरी रिलेशन आया था ये मेरी फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। अगर ये मेरे पास फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा तो ये मेरे पास बाइनरी रिलेशन जो है वो फंक्शन कहलाएगा। और अगर ये मेरे पास सबसेट है या बाइनरी रिलेशन है, ये फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो जस्ट ये एक रिलेशन रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब सबसे पहले तो हम फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि फंक्शन है क्या। लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम A टू B, यानी इसके बारे में बात कर रही हूँ। जो भी बाइनरी रिलेशन है अगर वो फंक्शन में बनाता है तो उसको कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए? डोमेन ऑफ F, F मीन्स हियर बाइनरी रिलेशन, इसकी डोमेन, इस बाइनरी रिलेशन की डोमेन, ये जो F सेट है इसकी डोमेन और सेट A जो आपके क्वेश्चन में आपने सपोज किया हुआ है वो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, देन दूसरी कंडीशन क्या है कि देयर विल बी नो रिपीटिशन इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ये जो आपने एक F सेट लिया है इसके ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहे हैं जैसे 1 2 और 3 इनमें रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आप डेफिनेशन को एक एग्जांपल से मैं रिलेट कर रही हूँ। ठीक है, चलिए मैं चेक करती हूँ क्या ये दोनों कंडीशन मेरा ये जो सेट है F ये सेटिस्फाई करता है या नहीं। देखिए फर्स्ट सेट में हमने क्या चेक करना है, मैंने इस F की निकालनी है डोमेन और चेक करना है इसकी डोमेन और सेट A क्या इक्वल आते हैं या नहीं। चलें फर्स्ट मैं इसकी फाइंड करने लगी हूँ डोमेन। ओके, तो डोमेन हमारे पास क्या होती है? ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट से जो सेट जनरेट हो रहा है यानी 1 2 एंड 3। तो डोमेन ऑफ F क्या आ गया? 1 2 एंड 3। मैंने चेक करना है क्या डोमेन और सेट A इक्वल आ रहे हैं फर्स्ट कंडीशन में। अगर फंक्शन है तो ये दोनों इक्वल आने चाहिए। देखिए डोमेन ऑफ F भी मेरे पास 1 2 एंड 3 थी। A सेट जो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में लिया था वो भी 1 2 एंड 3 था। इसका मतलब है दोनों चीज़ें इक्वल आ गया, फर्स्ट कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाई हो चुकी है। सेकंड कंडीशन मेरे पास क्या है कि जो भी मैंने सेट लिया जिसको मैं चेक करने लगी हूँ कि फंक्शन है या नहीं, इसके ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट में रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। चेक करते हैं ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 एक दफ़ा आ रहा है, 2 भी एक दफ़ा आ रहा है, 3 भी एक दफ़ा आ रहा है। सो देयर विल बी नो रिपीटिशन इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। इसका मतलब है कि फंक्शन की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। ये जो मैंने F सेट लिया था, कोई F एक जो रिलेशन मैंने लिया था वो मेरे पास फंक्शन बना रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो कंडीशन हमने फंक्शन के लिए चेक करनी होती है। डोमेन हमारे पास उस फंक्शन की इक्वल होनी चाहिए, सेट A की इक्वल। दूसरी बात जो फंक्शन हमने या जो रिलेशन हमने लिया इसके फर्स्ट एलिमेंट में कोई भी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट में
रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अभी जो बात मैंने आपको अभी समझाई है कि हमारे पास फंक्शन है या नहीं, हमने जो चेक करना होता है उसको अगर मैं फिगर से रिलेट करना चाहूँ, कि मैं फिगर से देख के बताना चाहूँ ये फंक्शन है या नहीं, तो हम कैसे बताएंगे। हमारी जो एक्सरसाइज है 3.3, इसमें बेसिकली हमने जस्ट फिगर को देखना है और हमने उसको देख के बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। तो स्टूडेंट्स ज़रा ध्यान से देखिए कि ये हम फिगर के थ्रू कैसे बता सकते हैं कि हमारा फंक्शन बन रहा है या नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये हमारे पास ये जो चीज़ मैंने आपको ओवल के शेप में शो की है, मैं सेट्स को शो कर रही हूँ। ये मेरे पास सेट था, अभी हमने देखा था पीछे ए सेट के मैंने एलिमेंट्स क्या लिए थे, मैंने वही एग्जांपल ले रही हूँ। ए सेट के एलिमेंट मेरे पास थे 1, 2 एंड 3। तो मैंने जो ओवल शेप है जो ए की, इसके अंदर मैंने सेट के एलिमेंट्स लिख दिया है। देन मैंने जो है दूसरा मेरा सेट था बी का, बी मैंने सेट बनाया, उसके अंदर मैंने बी सेट के एलिमेंट्स लिख दिए। अब ये क्या चीज़ है, ये मेरे पास ये जो एक रिलेशन है जिसको मैं शो करना चाह रही हूँ कि ये फंक्शन है या नहीं, ये उसको शो कर रहा है। ठीक है, ये क्या कहता है कि इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर है जिसमें 1 मैप कर रहा है ए के साथ, 2 मैप कर रहा है बी के साथ, 3 मैप कर रहा है बी के साथ। ठीक है, ये जस्ट फिगर ने मुझे ये बता दिया, यानी आपने इस फिगर को देखे ए सेट भी लिख सकते हैं 1, 2 एंड 3। फिगर को देखिए आप बी सेट भी लिख सकते हैं ए और बी। फिगर को देखिए आप ये जो चीज़ है जिसको मैंने शो करना है रिलेशन भी लिख सकती हूँ। 1 का ऑर्डर पेयर बन रहा है ए के साथ, 2 का ऑर्डर पेयर बन रहा है बी के साथ, 3 का ऑर्डर पेयर बन रहा है बी के साथ। ओके, अब मैंने आप कंडीशन अपनी दोनों सेटिस्फाई करवानी है। अब मेरे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है। अरे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 1, 2 एंड 3 तो ए के एलिमेंट्स थे, जस्ट अगर यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन इस एलिमेंट से जो लाइन पास कर रही है ये मुझे बताती है सेट के डोमेन के बारे में। जस्ट 1, 2 एंड 3 एलिमेंट्स है वो ए सेट के, लेकिन जब उनमें से लाइन पास करती है वो डोमेन कहलाती है। देखिए 1, 2 एंड 3, तो मेरे पास सेट ए में भी 1, 2 एंड 3 एलिमेंट्स है और हर सेट ए की एलिमेंट से लाइन पास कर रही है, इसका मतलब है डोमेन भी 1, 2 एंड 3 है। तो डोमेन ऑफ एफ सेट ए के इक्वल आ चुकी है, यानी ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज़ यूज, यानी सेट ए के तमाम एलिमेंट्स से क्योंकि लाइन गुजर रही है, इसका मतलब है कि तमाम एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं और जो यूज्ड एलिमेंट होते हैं वो डोमेन कहलाते हैं। ठीक, तो यूज एलिमेंट मीन्स लाइन पास होना। सो लाइन पास हो रही है, डोमेन भी 1, 2 एंड 3 है और ए सेट की एलिमेंट्स भी 1, 2 एंड 3 थे। जस्ट हमारे पास जब लाइन पास करने से पहले हम जो एलिमेंट्स लिखते हैं वो ए होते हैं और जब लाइन पास हो जाए तो वो डोमेन कहलाती है। तो दोनों चीज़ें हमें यहाँ से मिल गई इक्वल। दूसरी मैंने क्या चेक करनी थी कि जो डोमेन थी या ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट था उसमें रिपीटिशन ही होनी चाहिए। ये देखिए जब लाइन यहाँ से पास होना शुरू हुई फर्स्ट एलिमेंट से, जो उनके एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट ये हैं, ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स ये हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट में आप देखिए कि आपको कोई एलिमेंट रिपीट होता नज़र आ रहा है। 1 में से भी एक दफ़ा लाइन पास करी है, 2 में से भी एक दफ़ा लाइन पास करी है, 3 में से भी एक दफ़ा लाइन पास करी है। इट्स मीन के इसके ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट में या डोमेन के एलिमेंट्स में कोई रिपीटिशन नहीं आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि फंक्शन को हम कैसे देख सकते हैं फिगर के थ्रू। ओके, जब हमें क्लियर बात हो जाती है कि ये हमारे पास फंक्शन है, देन फर्दर हम इसकी तरफ चलते हैं फंक्शन की टाइप्स की तरफ। लेकिन अगर हमारे पास फंक्शन नहीं होता तो हमें उसकी टाइप्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम उसको एक रिलेशन लिख देते हैं कि इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ जस्ट अ रिलेशन। तो जस्ट हमारा वो क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर फंक्शन है देन हमें उसकी टाइप्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए कि जब हमने ये चेक करना होता है ये फंक्शन है या नहीं, हम दो चीज़ों को बेसिकली डील कर रहे होते हैं। एक सेट ए को हम देख रहे होते हैं और दूसरी डोमेन को देख रहे होते हैं, क्योंकि हमारी डोमेन और सेट ए इक्वल होनी चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट किसका, डोमेन ही होती है ना फर्स्ट एलिमेंट। ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना हो मीन्स कि डोमेन के कोई एलिमेंट रिपीट ना हो रहा। लेकिन जब हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो हमने सेट ए और डोमेन को नहीं देखना होता, बल्कि तब हमने डील करना होता है सेट बी को और रेंज को। ठीक है, अब मेरे फोकस जस्ट होगा सेट बी की तरफ और रेंज की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको वही बात जो भी मैंने आपको बताई है आपको क्लियर होनी चाहिए कि सेट बी क्या है और रेंज क्या है।
सेट बी के जस्ट एलिमेंट है ए और बी, लेकिन जब उन एलिमेंट से लाइन पास कर जाती है इट्स मीन कि वो हो जाती है इसकी रेंज। ठीक, इसी तरह ये हमारे पास 1, 2 एंड 3 एलिमेंट है ए सेट की, लेकिन जब इसमें से लाइन पास हो जाए तो वो डोमेन भी हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब क्लियर है आपको ये बात। अच्छा, अब सबसे पहले हम फंक्शंस, हमारे पास 3 तरह के, हमने उनको चेक करना है कौन से हैं। अब सबसे पहले है ऑन टू फंक्शन। मैंने आपको बताया था अब आपने फंक्शन की टाइप के लिए जस्ट बी सेट को देखना है। ओके, अच्छा अब देखिए अब यहाँ पे है क्या, अगर रेंज ऑफ एफ, ये देखिए फिगर यही है ना, ये ए सेट था, ये बी सेट, एफ क्या होती है, मैपिंग हो रही थी, ए जा रहा था 1 के साथ, 2 जा रहा था बी के साथ, 3 जा रहा था बी के साथ। अगर मेरे पास बी सेट और रेंज दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वो मेरे पास हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। देखिए सेट बी में भी ए और बी था, और जब इसमें से मैपिंग हुई है, देखिए 1 ए के साथ मैप हो गया, 2 भी बी के साथ, 3 भी बी के साथ, बी भी मैप हो रहा है, तो दोनों एलिमेंट्स मैप हो रहे हैं। इसका मतलब बी सेट में भी ए और बी एलिमेंट है, और जब मैप हुए तो वो उसमें भी ए और बी है, तो मैप हुए एलिमेंट क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं। सेट बी के मैप एलिमेंट रेंज, सेट ए के मैप एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं। तो देखिए दो सेट बी में ए बी थे और इसकी रेंज भी ए बी ही आ गई है, तो दोनों चीज़ें अगर इक्वल हो जाती हैं तो वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन बन जाता है। नेक्स्ट मैं एग्जांपल लेती हूँ इनटू फंक्शन की। अब इनटू फंक्शन क्या कहते हैं, ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे सपोज किया ए सेट है 1, 2, 3, बी सेट में मैंने एलिमेंट्स कुछ और ले लिए ए बी एंड सी। अब मैंने किया क्या, यहाँ पे आप चेक कीजिए, 1 मैप कर रहा है ए के साथ, 2 मैप कर रहा है बी के साथ, 3 मैप कर रहा है बी के साथ। अब देखिए यहाँ पे बी सेट क्या है, ए बी और सी, बी सेट में सारे एलिमेंट्स आ गए, जबकि रेंज सिर्फ वो होती है जो मैप हो रही हो। अब यहाँ पे देखिए रेंज में ए मैप हो रहा है, ये देखिए 1 के साथ ए मैप हो रहा है, 2 के साथ बी मैप हो रहा है, 3 के साथ भी बी ही मैप हो रहा है। इसका मतलब रेंज में सिर्फ ए और बी आएगा, सी नहीं आएगा, क्योंकि सी कहीं भी मैप नहीं हो रहा। तो बी सेट में ए बी और सी है, जबकि रेंज में सिर्फ ए और बी है। अब यहाँ से इन दोनों का रिलेशन देखें कि रेंज जो है वो सबसेट हो गया बी का, क्योंकि रेंज छोटा सेट है और बी सेट बड़ा हो गया है। तो इस तरह का केस जिसमें रेंज छोटी हो जाए या रेंज सबसेट हो जाए बी सेट का, तो इसको कहते हैं इनटू फंक्शन। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि तमाम सेट इसके मैप नहीं हो रहे, बी सेट के तमाम एलिमेंट मैपिंग में शामिल नहीं है। ओके, क्लियर है हमारे पास इनटू फंक्शन की बात। उसके बाद नेक्स्ट जी, एक दफ़ा हमने ये चेक कर लिया कि हमारा फंक्शन या इनटू है या ऑन टू है, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। अगर वो फंक्शन है तो या तो वो इनटू होगा या वो ऑन टू होगा। इनटू और ऑन टू क्लियर होने के बाद हमने नेक्स्ट एक और चीज़ चेक करनी होती है, क्या ये 1-1 फंक्शन है। और 1-1 मीन 1-1 आपको वर्ड से ही नज़र आ रहा होगा कि इस ए सेट का एक ही एलिमेंट बी सेट के एक ही एलिमेंट से मैप होना चाहिए। ये देखिए 1 यहाँ पे मैप हो रहा है सिर्फ ए के साथ, 2 भी मैप हो रहा है बी के साथ, 3 भी मैप हो रहा है सी के साथ। हर एलिमेंट ए के का एक क्लियर इमेज है बी के एलिमेंट के साथ। ठीक स्टूडेंट्स, 1-1 यानी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज़ यूनिक इमेज, नो रिपीटिशन इन द सेट बी। सेट बी के एलिमेंट्स में जब उनका इमेज बना तो उसमें कोई भी रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। जबकि यहाँ ऊपर देखिए आप, यहाँ बी में रिपीटिशन हो रही थी, ये देखिए 2 के साथ भी बी मैप हो रहा था और 3 के साथ भी बी मैप हो रहा था। बी में 2 दफ़ा एलिमेंट यूज़ हो रहा है, तो इस इनटू की केस में यहाँ रिपीटिशन थी। जबकि 1-1 ये कहते हैं हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ मैप होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने 3 टाइप्स पढ़ी, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन एंड 1-1 फंक्शन। अब ऐसा फंक्शन, मैंने आपको बताया था फंक्शन इनटू या ऑन टू दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट करती हूँ, मैंने कोई एक एग्जांपल लेती हूँ, वो ऑन टू फंक्शन को सेटिस्फाई कर लेता है, उसको सेटिस्फाई कर लेता है, और उसके साथ साथ वो 1-1 की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर ले, तो ऐसा फंक्शन को नाम दिया जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, तो चलिए जी अब टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी एक्सरसाइज सीक्वेंस की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हमें ए सेट दिया हुआ है, स्टेट डोमेन एंड रेंज, ये रिलेशन मुझे गिवन है। मैं इस रिलेशन को पहले फाइंड करती हूँ, देन उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करती हूँ। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था ये चीज़ क्या होती है, जो रिलेशन होता है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमें मिलता है।
पहले मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊंगी तो देन मैं इस रिलेशन को फाइंड करूंगी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है 2 सेट्स के प्रोडक्ट से, जबकि यहाँ पे तो मुझे जस्ट एक सेट नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है मैं ए की प्रोडक्ट ए के सेट से ही ले लूँगी। ए मेरे पास क्या था 1 2 3 4, इसकी प्रोडक्ट मैं लूँगी ए ही सेट के साथ, क्योंकि और कोई सेट मौजूद नहीं है। तो मैंने इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे ली, 1 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, 1 की 2 के साथ, 1 3 के साथ, 1 4 के साथ, नेक्स्ट फिर 2 1 के साथ, 2 2 के साथ, 2 3 के साथ, 2 4 के साथ, देन 3 1 के साथ, 3 2 के साथ, 3 3 के साथ, 3 4 के साथ, एट देन 4 1 के साथ, 4 2 4 3 4 4 के साथ होगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो मैंने जस्ट फाइंड कर ली कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मैं ये जो चीज़ रिलेशन फाइंड करना चाह रही हूँ इसमें से, कार्टेशियन प्रोडक्ट से, मैंने आपको बताया था ना इसका कोई सबसेट हुए होते हैं ना जो हमारे पास रिलेशन होता है। अब मैंने कहा इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है ये वाला सबसेट फाइंड कीजिए। अब ये सबसेट क्या कहता है कि हमने ऐसे ऑर्डर पेयर इसमें से चूज़ करने हैं, ऐसा मैंने सबसेट फाइंड करना है जिसमें एक्स और वाई दोनों इक्वल आ रहे हो, यानी 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4, जस्ट मेरे पास ये आ जाएगा रिलेशन, ठीक है, 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। देन क्वेश्चन में कहा गया था इनकी डोमेन भी फाइंड कीजिए और रेंज भी फाइंड कीजिए। मैंने क्या बताया था कि ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को जब पिक हम करते हैं तो जो सेट बनता है वो कहलाता है डोमेन, और जो सेकेंड एलिमेंट को पिक करने से हमारे पास सेट जनरेट होता है वो हमारे पास हो जाता है रेंज। तो मेरे पास डोमेन भी आ गई है 1 2 3 एंड 4, और सेकेंड एलिमेंट भी 1 2 3 एंड 4 है, तो रेंज भी मेरे पास यही आ गई है। उसके बाद जी नेक्स्ट मैंने कौन सा रिलेशन मैंने फाइंड करना है, मैंने ऐसा रिलेशन फाइंड करना है जिसमें उन दोनों ऑर्डर पेयर्स के नंबर को ऐड करें तो आंसर 5 आता है। देखिए अब हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट x होता है, दूसरा एलिमेंट हमारे पास y होता है, तो y प्लस एक्स यानी दोनों एलिमेंट x और y को प्लस करने से 5 आंसर है। जस्ट मैंने वो ऑर्डर पेयर चूज करना है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 1 और 4, इन दोनों को प्लस करती हूँ, x और y को प्लस करती हूँ, आंसर 5 बन जाता है। 2 और 3 x और y को प्लस करने से 5 बनता है। इसी तरह 3 और 2 4 और 1 आ जाता है। देन मैंने फाइंड करना है इसकी डोमेन 1 2 3 एंड 4 डोमेन फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट तरतीब से लिखी है 1 2 3 एंड 4। मेरे पास इसकी रेंज फाइंड हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट की तरह मूव करते हैं। देन मैंने ऐसा रिलेशन फाइंड करना है जिसमें x और y यानी दोनों ऑर्डर पेयर्स के एलिमेंट का सम करूं, आंसर 5 से लेस आना चाहिए। ये देखिए इन दोनों को सम किया, आंसर आया 2, इसको सम किया, आंसर आया 3, इसको आंसर आया 4, देन फिर 3 4 और 4। तो मेरे पास 5 से लेस मैंने जो एलिमेंट्स आए थे मैंने वो वाले ऑर्डर पेयर पिक कर लिए। देन इसकी डोमेन फाइंड कीजिए। सेट एलिमेंट एक दफ़ा लिखा होना चाहिए 1, देन उसके बाद आएगा 2, फिर उसके बाद आएगा 3। रेंज फाइंड करते हैं, सेकेंड एलिमेंट 1 2 एंड 3, दोबारा सेट में एलिमेंट्स लिखे नहीं जाते हैं। उससे अगला जी मैंने ऐसे ऑर्डर पेयर चूज करने हैं जिनका सम 5 से ग्रेटर हो जी। तो ये क्या है, ये देखिए सम है इसका 6, इसका भी 6 है, इसका सम है 7, इसका देन 6, इसका 7 और 8। अच्छा, उसके बाद फिर इनके हम डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। तो इन ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2 3 देन 4, तो इसकी डोमेन क्या आ गई 2 3 और 4। इसकी रेंज फाइंड करते हैं। सबसे छोटा एलिमेंट इसमें क्या है 2 देन 3 और 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट अ फंक्शन और टाइप। ओके, सबसे पहले तो देखिए मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज में हमने डायग्राम देख के बताना होगा ये फंक्शन है या नहीं। अगर ये फंक्शन है देन हम उसकी टाइप की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए पहले इसको चेक करते हैं क्या ये फंक्शन है या नहीं। फंक्शन को चेक करने के लिए जस्ट हमने ये सेट और डोमेन को चेक करना है, इसके अलावा इस चीज़ को हमने नहीं देखना। जस्ट यहाँ देखते हैं। ओके, सबसे पहले मैंने क्या चेक करना है, क्या सेट और डोमेन इक्वल आ रही है या नहीं। देन मैं रिपीट करती हूँ, सेट के एलिमेंट है 1 2 एंड 3, जबकि डोमेन के वो एलिमेंट होंगे जिन एलिमेंट से लाइन पास करेगी। ओके, 1 2 एंड 3 ए सेट था, 1 से भी लाइन पास कर रही है, 2 से भी लाइन पास कर रही है, 3 से भी लाइन पास कर रही है। इसका मतलब इसके डोमेन के एलिमेंट 1 2 और 3 हैं। ए भी 1 2 एंड 3 था और डोमेन भी 1 2 एंड 3 है। इसमें फर्स्ट कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाई हो चुकी है कि डोमेन
फंक्शन की इक्वल आ गई है सेट ए की। देन मैंने क्या चेक करना है, सेकंड कंडीशन मेरे पास ये कह रही थी कि डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं उनमें रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। डोमेन का फर्स्ट एलिमेंट था 1, 1 मैप हुआ ए के साथ भी, 1 मैप हो रहा है बी के साथ, तो 1 दो जगह पे मैप हो रहा है, इट्स मीन 1 में तो रिपीटिशन आ गई है। डोमेन का फर्स्ट एलिमेंट था 1 और उसी एलिमेंट में रिपीटिशन आ गया, वो एलिमेंट 2 के साथ मैप हो गया, इट्स मीन कि यहाँ पे रिपीटिशन आ चुकी है। तो ये तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, ये फंक्शन है ही नहीं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मैंने इसको इसी तरह भी लिख के दिखाया है, 1 मैप हुआ ए के साथ, 1 मैप हुआ बी के साथ, 2 मैप हुआ सी के साथ, 3 मैप हुआ डी के साथ। ये देखिए फर्स्ट एलिमेंट 2 दफ़ा आ चुका है, तो उसके ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट जिसको डोमेन कहते हैं उसमें रिपीटिशन आ चुकी है। सो हम क्या लिखेंगे, नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है बिकॉज देयर इज अ रिपीटिशन इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। अगर ये फंक्शन नहीं है देन हम इसकी टाइप को भी डिस्कस नहीं करेंगे। सेकंड चेक करते हैं जी फंक्शन है या नहीं। देखिए ए सेट के एलिमेंट थे ए बी एंड सी, जबकि डोमेन भी ए बी और सी है क्योंकि तीनों ही एलिमेंट मैप करे, इसका मतलब है डोमेन और सेट ए इक्वल है। देन हमने चेक करना है डोमेन में रिपीटिशन तो नहीं है, डोमेन का फर्स्ट एलिमेंट ए एक ही दफ़ा मैप हो रहा है, डोमेन का सेकंड एलिमेंट बी भी एक ही नंबर के साथ मैप हो रहा है, डोमेन का सेकंड एलिमेंट सी भी एक ही नंबर के साथ जाके मैप हो रहा है, एक ही दफ़ा मैप हो रहा है, इट्स मीन की रिपीटिशन भी कोई नहीं है। तो ये हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी है, इट इज़ अ फंक्शन, ये फंक्शन है। अगर फंक्शन है तो जस्ट इसकी टाइप के बारे में अब बात करते हैं। तो मैंने सेट बी को देखना है और रेंज को देखना है। मैंने आपको बताया था जब हम टाइप के बारे में बात करते हैं फंक्शन की तो सेट बी और रेंज देखते हैं। ओके, सेट बी थी 1, 3 एंड 5, जबकि रेंज क्या है, रेंज जो एलिमेंट मैप हो रहे हैं, सेट बी का फर्स्ट एलिमेंट भी मैप हो रहा है, सेट बी का सेकंड एलिमेंट भी मैप हो रहा है, सेट बी का थर्ड एलिमेंट भी मैप हो रहा है। इसका मतलब है सेट बी भी 1, 3 एंड 5 था और मैप होने वाले एलिमेंट जो कि रेंज कहलाते हैं वो भी 1, 3 एंड 5 है। तो सेट बी और रेंज इक्वल आ चुकी है। सेट बी और रेंज इक्वल आ जाए तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। मैंने आपको बताया था फंक्शन अगर इन टू है या ऑन टू है, ये डिस्कस करने के बाद हमने चेक करना होता है क्या ये 1, 1 भी है। चलिए चेक करते हैं। सेट ए का फर्स्ट एक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से मैप हुआ, सेट ए का एक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से मैप हुआ, सेट ए का एक एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट से मैप हुआ, यानी बी के हर एलिमेंट जो मैप हो रहे हैं वो उसका एक ही यूनिक ही इमेज है, यानी एक से ज़्यादा दफ़ा वो मैप नहीं हो रहा। 1, 1 एक के साथ एक, एक के साथ एक, एक के साथ एक। तो ये ऑन टू और 1, 1 फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शन को हम कौन से फंक्शन बोलते हैं, बायजेक्टिव फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, देन नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए फंक्शन चेक करते हैं, ए बी 1, 2 एंड 3 ए सेट, डोमेन भी 1, 2 एंड 3 क्योंकि तीनों मैप हो रहे हैं, तो ए और सेट डोमेन इक्वल आ चुकी है। देन हमने क्या सेकंड कंडीशन चेक करनी होती है कि डोमेन के एलिमेंट में रिपीटिशन ना हो। 1 से एक दफ़ा लाइन पास करिए, 2 से भी एक दफ़ा लाइन पास करिए, 3 से भी एक ही दफ़ा लाइन पास करिए। इसका मतलब है फर्स्ट एलिमेंट में रिपीटिशन भी नहीं है, सो इट इज़ अ फंक्शन। देन डिस्कस इट्स टाइप। ओके, सेट बी क्या था, ए बी एंड सी, जबकि रेंज भी ए बी और सी है क्योंकि जो एलिमेंट मैप हो रहे होते हैं वो रेंज के एलिमेंट होते हैं। ए भी मैप हो रहा है, बी भी मैप हो रहा है, सी भी मैप हो रहा है, तो बी और रेंज इक्वल आ चुकी है। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। देन चेक इट्स 1, 1 और नॉट। ओके, एक एलिमेंट एक के साथ मैप हुआ, सिंगल एलिमेंट के साथ मैप हो रहा है, ये देखिए, तो इसका मतलब ये ऑन टू भी है, 1, 1 भी है। तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, बायजेक्टिव फंक्शन। ओके, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। सेट ए है एल, एम और एन, जबकि डोमेन बी है, एल से भी एक दफ़ा लाइन, एल से भी लाइन पास हो रही है, एम से भी हो रही है, एन से भी होती है। डोमेन भी एल, एम और एन है, तो डोमेन और सेट ए इक्वल आ चुके हैं। सेकंड कंडीशन क्या हमें सेटिस्फाई करनी है कि रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। एल से एक ही दफ़ा लाइन पास हो रही है, एल रिपीट नहीं हो रहा, एम से भी एक ही दफ़ा लाइन पास हो रही है, एम भी रिपीट नहीं हो रहा, एन से भी एक दफ़ा लाइन पास हो रही है, एम भी रिपीट नहीं हो रहा, सो ये फंक्शन है। देन अब हम बात करते हैं इसके टाइप के बारे में। देखिए आप स्टूडेंट्स, बी सेट क्या है, एक्स वाई और जेड, जबकि मैप होने वाले एलिमेंट सिर्फ एक्स और जेड है। तो इसका मतलब है बी सेट में एक्स वाई और जेड है लेकिन रेंज में सिर्फ एक्स और जेड आ रहे हैं।
तो उसका मतलब है रेंज हमारे पास सबसेट आ गया बी के, यानी रेंज छोटी है बी सेट से, तो ऐसे सेट्स को बोलते हैं इनटू फंक्शन। हम चेक करते हैं क्या ये इनटू के साथ 1 1 है। एल का इमेज था एक्स, जबकि एम का भी इमेज था एक्स। एक्स 2 दफ़ा मैप हो चुका है, तो यूनिक इमेज तो नहीं ना रहा बी सेट का। हमें चाहिए होता है कि बी सेट का भी यूनिक इमेज आना चाहिए, तो एक्स का इमेज यूनिक नहीं है, तो इसका मतलब है ये 1 1 फंक्शन नहीं है, जस्ट एक इनटू फंक्शन है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, क्वेश्चन नंबर 3। आगे क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। अच्छा, इसमें हमें क्या गिवन है कि हमारे पास एक जी ऑफ एक्स एक इक्वल है 3x + 2k, और एक फंक्शन हमें दिया हुआ है एच ऑफ एक्स जो कि इक्वल है x² + 1 के। फर्स्ट मैंने फाइंड करना है जी ऑफ 0। स्टूडेंट्स यहाँ आप तो देखिए जी ऑफ एक्स था और यहाँ पे हमने फाइंड करना है जी ऑफ 0। इट्स मीन अगर मैं एक्स की जगह 0 पुट कर दूँ तो मुझे जी ऑफ 0 का आंसर मिल जाएगा। अब मैंने जी ऑफ एक्स का फंक्शन लिखा, एक्स की जगह मैंने पुट कर दिया 0। जी ऑफ 0 इक्वल है 3 × 0 + 2। 3 × 0 मीन्स 0, तो जी ऑफ 0 का आंसर आ गया 2। ओके, देन उसके बाद हमने फाइंड करना है जी ऑफ -3, मीन्स एक्स की जगह क्या पुट कर देना है -3। जी ऑफ -3 इक्वल्स टू 3 × x। एक्स की जगह हमने पुट किया -3 + 2, 3 3 = 9, -9 + 2 हमें आंसर मिल गया -7। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है जी ऑफ 2/3, यानी हमने अपने फंक्शन में जी ऑफ एक्स वाले फंक्शन में एक्स की जगह क्या पुट करना है 2/3। जी, ये देखिए उससे मुझे आंसर मिल गया 4। ओके, नेक्स्ट मुझे फंक्शन गिवन था एच ऑफ एक्स। ये देखिए एच ऑफ एक्स मेरे पास फंक्शन गिवन था x² + 1। मैंने फाइंड करना है एच ऑफ 1। इट्स मीन मैंने x की जगह क्या पुट करना है 1। एच ऑफ 1 इक्वल है 1 का स्क्वायर + 1। 1 का स्क्वायर आंसर 1 ही देता है, उसमें 1 को ऐड करें तो हमें आंसर मिल गया 2। एच ऑफ -4, एक्स को हम 4 पुट करते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं और 1 में ऐड करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है यहाँ से 17। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एच ऑफ -1/2, यानी एक्स की जगह -1/2। -1/2 का स्क्वायर + 1। देखिए इसका स्क्वायर लिया, 1 का स्क्वायर आया 1, 2 का स्क्वायर आया 4। इन दोनों का एलसीएम लिया तो मुझे आंसर इसका मिल गया 5/4। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। गिवन हमें है एक एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन गिवन है ax + b + 1 वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। मैंने a और b को फाइंड करना है। इफ़ अगर f ऑफ 3, यानी फंक्शन में x की जगह मैं क्या पुट कर लूँ 3, तो मुझे आंसर इक्वल है 8 के मिलता है। जबकि इसी फंक्शन में x की जगह अगर मैं पुट कर लेती हूँ 6, तो वो इक्वल आ जाता है 14 के। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, यानी f की जगह पहले मैंने पुट करना है 3, सॉरी x की जगह मैंने पुट करना है 3 और एक इक्वेशन बना लेनी है। देन मैंने x की जगह पुट करना है 6 और नेक्स्ट इक्वेशन बना लेनी है। मुझे 2 इक्वेशन मिल जाएंगी, एक x की वैल्यू 3 पुट करने से, एक x की वैल्यू 6 पुट करने से। 2 इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूँगी ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, तो मुझे दोनों कॉन्स्टेंट a और b मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए सबसे पहले मैंने फंक्शन लिखा, x की जगह मैंने पुट करना है 3, तो क्या आ जाएगा f ऑफ 3 इक्वल है a × 3 + b + 1। f ऑफ 3 इक्वल्स टू 3a + b + 1। देन मुझे उन्होंने कहा है कि f ऑफ 3 इक्वल है 8 के, तो मतलब f ऑफ 3 की जगह मैंने क्या डाल दिया 8 इक्वल है 3a + b + 1। ये देखिए 1 मैं इधर लाती हूँ, 8 में सब्ट्रैक्ट करती हूँ, मुझे 7 के साथ ये इक्वेशन मिल गया। तो मैंने अपनी जो जर्नल इक्वेशन थी जहाँ पे मुझे फंक्शन गिवन था, मैंने उसको इक्वेशन 1 को नाम दिया। जब मैंने उस फंक्शन में x की जगह 3 पुट किया तो जो मुझे इक्वेशन मिली मैंने उसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। देन मैं x की जगह 6 पुट करती हूँ और 6 पुट करने के बाद ये देखिए मैंने अपने इस फंक्शन में तो मैंने एक इक्वेशन जनरेट की, तो वो मुझे मिली 13 = 6a + b। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 3 का। अब देखिए स्टूडेंट, मेरे पास इक्वेशन 2 और 3 आ गई। अब इसमें देख सकते हैं b इसमें भी नज़र आ रहा है, b इसमें भी नज़र आ रहा है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो b यहाँ से कैंसिल होके मुझे a का आंसर दे देगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पहले लिखी इक्वेशन 2, देन मैंने इक्वेशन लिखी 3 और इन दोनों इक्वेशंस को मैंने कर लिया सब्ट्रैक्ट। b यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से मुझे आंसर मिला -3 और इस साइड से मुझे आंसर मिला -6। तो मुझे यहाँ से a फाइंड हो चुका है। अब मैं इजीली a को अपनी सेकंड या थर्ड में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करती हूँ
और मैं फाइंड कर लेती हूँ बी का आंसर। ये देखिए मैंने इक्वेशन 7 इक्वल्स टू 3a प्लस बी जो कि सेकंड इक्वेशन थी, उसमें a की जगह मैंने पुट कर लिया 2 और इसको सॉल्व किया तो मुझे a और b दोनों आंसर फाइंड हो चुके हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। ये एक फंक्शन गिवन है g ऑफ x। अब मैंने इस फंक्शन में x की जगह पहले क्या पुट करना है, -1 और एक इक्वेशन जनरेट कर लेनी है। देन x की जगह मैंने पुट करना है 2, अनदर इक्वेशन मैंने जनरेट कर लेनी है। 2 इक्वेशंस मिलेंगी और 2 ही कांस्टेंट मैंने a और b फाइंड करने हैं। ओके, मैंने देखिए लिखा सबसे पहले अपना फंक्शन, x की जगह मैंने पुट करना है -1। मैंने अपने फंक्शन g में x की जगह -1 पुट करके इक्वेशन जनरेट कर ली। देन मैंने x की जगह मैंने क्या किया, मुझे इन्फॉर्मेशन गिवन थी g ऑफ -1 को पुट करना है 0, तो g ऑफ -1 की जगह मैंने पुट कर दिया 0। 0 और 5 आपस में सॉल्व हो जाएंगी और मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी -5 इक्वल्स टू -a प्लस b। देन मैंने क्या पुट करना है, x की जगह पे 2। मैंने अपना वही फंक्शन लिया g ऑफ x इक्वल्स टू ax प्लस b प्लस 5, x की जगह मैंने पुट कर लिया 2। देन मैंने ये इन्फॉर्मेशन थी कि g ऑफ 2 इक्वल है 100 के, तो मैंने 10 के, तो मैंने g ऑफ 2 की जगह वैल्यू डाल दी 10। 10 और 5 को सॉल्व करने के बाद मुझे इक्वेशन नंबर 3 मिल चुकी है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को देखिए, इसमें b कॉमन नज़र आ रहा है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो b यहाँ से मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखिए मैंने सब्ट्रैक्ट किया, इनके साइन चेंज किए, यहाँ से b कैंसिल आउट होने के बाद मुझे a का आंसर मिल गया। देन मैंने क्या करा, मैंने एक ऐसी आंसर को इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया a की जगह। ये देखिए -10/3 प्लस b, और इन दोनों वैल्यूज़ को एक साइड पे ले जाके सॉल्व किया तो मुझे यहाँ से b का आंसर मिल गया -5/3। सो मुझे a का आंसर 10/3 और b का आंसर -5/3 मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ईजी है। इसमें हमने क्या करना है, हमने एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल है 5x प्लस 1 इफ f ऑफ x इक्वल्स टू 32। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, अब देखिए फंक्शन में x की जगह हमने कोई वैल्यू नहीं पुट करनी, जस्ट मैंने अपने फंक्शन लिखा f ऑफ x इक्वल है 3x प्लस 1 के। यहाँ डायरेक्ट f ऑफ x की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है 32 और इस x को फाइंड कर लेना। अब देखिए 32 और 1 आपस में सॉल्व हो सकता है, सब्ट्रैक्ट होने के बाद आंसर मुझे मिल गया 31। x फाइंड करना है, 5 यहाँ इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। अपने क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरह मूव करते हैं। ओके, ये हमारे पास क्या क्वेश्चन में गिवन है, हमने एक फंक्शन f ऑफ x गिवन है। अब इसमें उन्होंने कहा कि x की जगह आपने पुट करना है 1 और एक इक्वेशन जनरेट कर लेनी है। मैंने x की जगह पे पुट कर लिया 1, f ऑफ 1 c इंटू 1 स्क्वायर प्लस d। देन f ऑफ 1 किसके इक्वल पुट करना है 6 के, तो f ऑफ 1 की जगह मैंने पुट कर लिया 6 इक्वल है c प्लस d। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद मैंने क्या करना है, अपने इसी फंक्शन में x की जगह मैंने पुट कर लेना है -2। f ऑफ -2 इक्वल c इंटू -2 का स्क्वायर प्लस d। देन f ऑफ 2 किसके इक्वल है -10 के, तो मुझे मिल गई एक और इक्वेशन। अब इक्वेशन 2 और 3 को देखिए, d इसमें सेम है, इट्स मीन कि अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो d कैंसल आउट होने के बाद मुझे आंसर c का दे देगा। ये देखिए मैंने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, d कैंसल आउट हो गया और यहाँ से मुझे c का आंसर 4/3 मिल चुका है। अब मैं c का यही आंसर अपनी एक इक्वेशन किसी भी इक्वेशन 2 या 3 में डाल सकती हूँ। एक इक्वेशन में मैंने अपनी वैल्यू पुट की और मुझे यहाँ से d का आंसर मिल गया 14/3। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारी 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि ये फंक्शन, इसके टाइप्स, डोमेन और रेंज, इन चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मेरा लेक्चर आज का आपको समझ आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।